हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट जो हमने कल सॉलिड सिलेंडर शुरू किया था ना, उसमें हमने एक फॉर्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज किया था। आज वो देख लो, थोड़ा सा वो कल पेंडिंग था, उसको देखो एक बार कि वो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड करना है इस डिस्क के बारे में। हमने एक बार तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड कर लिया था। कैसे फाइंड किया था? अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे मैं डिस्क बना रहा हूँ, ये अगर मेरे पास वो डिस्क है, मान के चलो ये इस तरह से डिस्क है, ठीक है। अब ये डिस्क है और इसमें से जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था इस डिस्क का, वो किस एक्सिस के लॉन्ग किया था? जो इसके इस तरह से इसके सेंटर से पास हो रही है और इस डिस्क के क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे आपका हैंड है, ठीक है, और आपके हाथ में से ऊपर से कोई आपके पास लाइन है, ऊपर से फॉल कर रही है और नीचे से पास हो रही है, तो वो जो लाइन है उसके लॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था। और वो जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई थी कल, वो आपके पास क्या आई थी? दैट इज एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। यहां से हमने वैल्यू फाइंड की थी, वो आई थी एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे m जो है आपका वो कैपिटल M होगा, यहाँ पे सॉरी बच्चे यहाँ पे कैपिटल कर लेना इसको, दैट इज एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। m किसका मास था? m मास था इस डिस्क का मास। अब जो दूसरा अपना क्वेश्चन है वो ये है, अगेन मेरे पास डिस्क यही है, पर अब इसको मैं अलग वे से, अब आपको मैं फ्रंट फेस जो है ये शो कर रहा हूं, इसका फ्रंट फेस जो है ना वो आपको शो कर रहा हूं, यहाँ पे देखो। अब ये इसका फ्रंट फेस जो है ना मैं वो शो कर रहा हूं, ये आपका फ्रंट फेस है इस डिस्क का, ठीक है ना। अब आप ऐसे कंसिडर करो कि जो आपका हाथ है उसकी जो आपके फिंगर्स वगैरह है, वो आपने अपने हाथ को अपनी आईज के बिल्कुल फ्रंट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर आप ये देखना चाहोगे कि अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, उसका क्वेश्चन ये है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एनी डायमीटर। अब एक तो डायमीटर इस डिस्क का ये हो सकता है, अब एक डायमीटर ये भी हो सकता है। वैसे तो बच्चे डायमीटर इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दो ही डायमीटर हमेशा ऐसे होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। हमने फाइंड करना है एक डायमीटर के लॉन्ग। अच्छा, वो सपोज करो कि ये ए बी जो है इसके लॉन्ग हमने फाइंड करना है, बट अब हर डायमीटर के कोरस्पॉन्डिंग एक डायमीटर ऐसा होगा जो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। वो मान के चलो आपका कौन सा है? सी डी है। तो अब जो क्वेश्चन है अपना, जो आपका सेकंड पार्ट था कल हमारा पेंडिंग था, वो ये है कि इन जो आपके पास ये डायमीटर है इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। सपोज करो बच्चे कि जो आपके पास डायमीटर है अलोंग ए बी, वो मेरे पास है दैट इज डायमीटर लॉन्ग ए बी, वो मान के चलो आई ए डी है। अब दूसरा एक डायमीटर और है मेरे पास आई सी डी है, तो उसके लॉन्ग में जो डायमीटर आएगा वो भी मेरे पास आई डी होगा, वो भी सेम ही होगा, ठीक है। अब क्या है, अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों डायमीटर्स के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। या आप पर्टिकुलर कह लो कि हमें सिर्फ एक के लॉन्ग चाहिए, लेकिन हर एक डायमीटर के एक बिल्कुल परपेंडिकुलर एक डायमीटर और आएगा जो एक्सिस उनकी बिल्कुल सेंटर से क्या करेगी? क्रॉस करेगी। तो अब फिर इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं? पैरेलल तो यहाँ पे यूज होगी नहीं, यहाँ पे बच्चे परपेंडिकुलर थ्योरम यूज होगी। परपेंडिकुलर में हमने किया था ना कि अगर आपके पास दो एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और वो एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और अगर उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही हैं, उस पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होगी, कोई एक्सिस पास होगी, अगर आप उसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो वो किसके इक्वल होता है? उन दोनों x और y दोनों के सम के कोरिस्पोंडिंग होता है। तो अब जो हमें क्वेश्चन है वो हमने क्या करना है कि हमने तो फाइंड डायमीटर के लॉन्ग करना है, लेकिन हम इसको अलग वे से फाइंड कर रहे हैं। हमने जो फाइंड करके रखा हुआ है हम उसका यूज कर रहे हैं। अब हमें जो फाइंड करना है, सपोज करो अगर मैं इस एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करूं, मान के चलो ये वाली जो एक्सिस है जो इसके ऊपर से पास हो रही है। अब ये वाले बच्चे जो ये ग्रीन कलर के अंदर मैंने एक्सिस बनाई है ना, ये एक्सिस आपकी कौन सी है? जो एक्सिस ये वाली एक्सिस थी ना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो एक्सिस आई थी, जो आपकी उस डिस्क से बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऊपर से नीचे पास आउट हो रही है। अब ये जो ग्रीन कलर मैंने इस साइड इस फिगर के अंदर ड्रॉ किया है ना, ये ग्रीन लाइन, ये भी आपकी वो ही लाइन है जो क्या है? उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वो कहां से पास हो रही है? इस ओ पॉइंट से पास हो रही है, जहां पे ये दो लाइंस जो थी ए वाली और ये डी वाली, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब यहाँ पे आप परपेंडिकुलर थ्योरम यूज कर सकते हो कि अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मान के चलो ये जो ग्रीन एक्सिस है मेरे पास, इसका नेम दे लो, मान के चलो ये ए बी सी डी ई एफ करके इसका नेम होगा।
वो जो एफ है वो नीचे रह गया, वो दिख नहीं रहा हमें। तो अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है बच्चे ई एफ के लॉन्ग, तो परपेंडिकुलर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो होगा आपके पास ए बी के लॉन्ग क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और प्लस में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सी डी। अब ए बी और सी डी के लिए तो दोनों के लिए सेम ही होगा, हमें पता नहीं वैसे कितना होगा, लेकिन दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों डायमीटर हैं। अच्छा, ये चीज क्लियर है। अब आई ई एफ के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कि जो हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था डिस्क के लिए, उसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर कोई आपके पास जो एक्सिस है वो इस डिस्क के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, जैसे ये वाली एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है दिस वन, ये जो ब्लू कलर के अंदर एक्सिस है, ये इस डिस्क के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लॉन्ग जो बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो मेरे पास क्या आया था, वो हमने कल फाइंड किया था एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इट मींस यहाँ पे आई ई एफ की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे वैल्यू आपके पास ये आएगी। तो हमें सिर्फ चाहिए डायमीटर के लॉन्ग। तो अब हमने ये फाइंड कर लिया कि एक सॉरी बच्चे, ये कैपिटल लेटर में लिखना इसको, ये मेरे पास आ गया एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, आई डी, प्लस में क्या आ गया, आई डी आ गया। अब ये आई डी और आई डी दोनों डायमीटर के लॉन्ग है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आई डी, और हमें सिर्फ आई डी चाहिए। तो अगर आई डी सिर्फ फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। और इसी रिजल्ट का हमने कल यूज किया था जब सॉलिड सिलेंडर का सेकंड जो आपका पार्ट था उसको सॉल्व किया था। तो बच्चे किसी को इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये परपेंडिकुलर थ्योरम क्यों अप्लाई किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे फिर सिलेंडर में यूज हो रही है। अगर किसी को कोई इसके अंदर प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, अदरवाइज फिर जो सिलेंडर वाला आपका टॉपिक है फिर वो शुरू करें। ठीक है, अभी क्लियर है, हो जाएगा। चलो ठीक है। अभी अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो है आपके पास, ये हमारा हो चुका था सॉलिड सिलेंडर हमने करना था, ये देख लो एक बार, इसको देख लो, ये वाला टॉपिक था जो मैंने अभी करवाया, अबाउट ए डायमीटर। अब अगर डिस्क के डायमीटर के लॉन्ग फाइंड करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आएगा। और इसी का बच्चे हमने कल यूज किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सॉलिड सिलेंडर का फाइंड किया था। ये रहा, यहाँ पे देखो, ये रहा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आया ना, ये किसके लिए फाइंड किया है, दैट इज फॉर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर। तो ये चीज यूज की थी हमने, और ये हमने पहला पार्ट जो था वो हमने कल फाइंड कर लिया था। उसके लिए जो आपका आंसर आ रहा था इसका इंटीग्रेशन आपने कर लिया होगा, आई थिंक सो। ठीक है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके लिए ये आया था, ये आपके पास था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हमने फाइंड किया था। कौन सी ये एक्सिस थी जो हमने कल एक्सिस ली थी, ये आपके पास आई थिंक ये आपकी एक्सिस वाई वाई डैश करके एक्सिस ली थी कोई, ये उसके लॉन्ग था। ये आपके पास एक्सिस थी, हाँ जी, ये आपके पास वाई वाई डैश एक्सिस थी। ठीक है, दैट इज वाई वाई डैश एक्सिस। अब बच्चे देखो, अब थर्ड पॉइंट रह गया इसका। वैसे बच्चे बुक के अंदर हो सकता है किसी के 3 पॉइंट, किसी के 4 पॉइंट्स दे रखे हों, बट जो एग्जाम्स में ज्यादातर आए हैं मैंने बुक्स के अंदर यहाँ पे आपको वो वाले करवाए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आए नहीं है उनके ऊपर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही वो आएंगे, वो बिल्कुल छोटे हैं। ठीक है, स्मॉल से टॉपिक हैं तो वो नहीं आएंगे। तो अब ये देखो, अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ना बच्चे, क्या कह रहा है नेक्स्ट में, कह रहा है अबाउट ए डायमीटर ऑफ वन ऑफ इट्स फेस। कि आपने सिलेंडर पे ही आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, लेकिन उसके वन ऑफ इट्स डायमीटर पे फाइंड करना है। अब देखो बच्चे, मैं डायग्राम यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, इसको अच्छे ढंग से देख लेना एक बार। ये आपका जो हमने कल सिलेंडर लिया था ये वो हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि इस सिलेंडर के अंदर जो हमने कल एक्सिस कंसीडर की थी, जिसके लॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, वो बच्चे आपकी ये एक्सिस थी जो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही थी। इसका आपके पास जो नेम था वो क्या था आपके पास, दैट इज वाई वाई डैश इसका नेम था, और यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर पे अपना पॉइंट था ओ पॉइंट। ठीक है, लेकिन आज वो क्या कह रहा है, इसके लॉन्ग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। कल क्या आया था बच्चे, इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करके एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और प्लस में क्या आया था
दैट इज एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12। ये हमने कल फाइंड किया था उसको सॉल्व करके। आर क्या था, ये वाला यहां से लेकर ये वाला इसका रेडियस जो है ये आपके पास क्या था, आर रेडियस था, और ये टोटल यहां से लेकर टोटल ये टोटल आपके पास लेंथ कितनी थी, एल थी। ठीक है, आज लेकिन वो क्या कह रहा है, आज वो ये कह रहा है कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट ए डायमीटर ऑफ वन ऑफ इट्स फेस, उसके किसी एक फेस के डायमीटर के लॉन्ग। अब फेस दो है बच्चे, एक तो ये वाला फेस है और एक आपका ये वाला फेस है, ये दोनों फेस हैं इस सिलेंडर के, दो फेस हैं। ठीक है, अब इनके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, उसका क्वेश्चन ये है। तो अब ये डायमीटर है, तो ये सपोज करो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस के लॉन्ग आपने फाइंड करना, जो मैंने अभी ग्रीन कलर के अंदर ड्रॉ किया ना, इसका नेम दे लो, ये मेरे पास आगे मान के चलो ए बी एक्सिस है, इसके लॉन्ग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अब फिर दोनों एक्सिस पैरेलल होगी, तो कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करोगे। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आई ए बी अगर फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा आई वाई वाई डैश के लॉन्ग क्या आया था, प्लस में मास ऑफ द सिलेंडर क्या है, और इन दोनों के अंदर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या आएगी, फिर टोटल एल है तो ये फिर इतनी क्या आएगी, एल बाय 2, तो ये आ जाएगा एल बाय 2 का स्क्वायर होता है ना डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब इसको आई वाई वाई डैश की वैल्यू पुट करो, वो क्या है एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस में एल स्क्वायर डिवाइड बाय 12, जो ये हमने कल फाइंड की थी, और प्लस में एम और ये एल का एल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 4 हो गया। इस सारे को सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर आएगा वो ये रहा आंसर आपका। हो जाएगा बच्चे, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगी और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके आपका सॉलिड सिलेंडर है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। सॉलिड वाला सिलेंडर जो है वो कंप्लीट है। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो ये मेन टॉपिक्स जो थे उनमें से मैंने आपको कोई कम करवा रखा है। जो मेन टॉपिक्स थे वो तो आपको कंप्लीट करवाए हैं, लेकिन जिनके ऊपर ये मेन टॉपिक बेस्ड है उनके अंदर हमने बस वही टॉपिक किए हैं जिनकी हमें जरूरत थी, बाकी पॉइंट्स छोड़ रखे हैं। जैसे ये डिस्क वाला है ना, इसके अंदर 4-5 केसेस बनते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही किए हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमने बस वही किए हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर वो डिस्क तो है नहीं, ये सिलेंडर वगैरह है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज करो, नहीं तो फिर लास्ट वन जो इसका टॉपिक हमने करना है इस यूनिट का, आज वो शुरू करते हैं। अब इस यूनिट में ना एक टॉपिक आपका छोड़ दिया है, वो सिलेंडर वाला ही है, होलो सिलेंडर वाला है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। बाकी हमने सारे कर लिए हैं, तो इसमें से डेफिनेटली है कि 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे, 2 ना होंगे तो 1 तो पक्का है, 4 तो हमने पहले कर रखे हैं और 1 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, जो आपका नेक्स्ट पीडीएफ है जो आज आपको सेंड करनी है, उसमें से देखो आपका ये आपके पास है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ ए सर्कुलर सिमेट्री रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बच्चे, यहां पे आपके पास कि हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है किसी बॉडी के लिए जो किसी प्लेन के ऊपर से क्या कर रही है, नीचे फॉल कर रही है। ठीक है, और वो बॉडी कौन सी होनी चाहिए, वो आपके पास बॉडी होनी चाहिए सर्कुलर सिमेट्री, उसकी सिमेट्री होनी चाहिए सर्कुलर। अब सर्कुलर कुछ भी हो सकता है, एक आपके पास सर्कल की शेप भी सर्कुलर है, एक आपके पास ये स्फीयर है वो भी आपका सर्कुलर शेप के अंदर होगा, एक आपके पास सिलेंडर है उसके अंदर भी सर्कुलर शेप बनती है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आगे कोई डिस्क आ गई, उसके अंदर भी सर्कुलर शेप बनती है। तो इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, लेकिन वो फॉल डायरेक्टली नहीं कर रहा, कोई आपके पास क्या है, ये मान के चलो आपका हॉरिजॉन्टल है, और इस तरह से आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे कोई आपके पास कोई इस तरह से ऐसे कोई प्लेन इंक्लाइंड है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर जो एंगल है वो आपके पास क्या है, थीटा है, और ऊपर से एक ऑब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो, नीचे फॉल करवा रहे हो, वो मान के चलो ये आपका ऑब्जेक्ट है जो आप नीचे फॉल करवा रहे हो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये नीचे फॉल करेगा तो बच्चे यहाँ पे आपको जो समझने वाली चीज है ना वो ये है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर से हमने मान के चलो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे था, तब तो उसकी वेलोसिटी थी 0, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। और इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा क्या सपोज करके चलते हैं, उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी आप बोल रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी को बच्चे आप क्या चूज करते हो, दैट इज इक्वल टू u, और इसको हम क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, अब उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है वो ये है
कि अब ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे फॉल करेगा। अब चाहे वो सर्कल है, चाहे वो स्फीयर है, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो डिस्क है, कोई भी सर्कुलर सिमेट्री है, वो अगर नीचे फॉल करेगा तो वहां पे वो दो टाइप ऑफ मोशन शो करेगा। एक तो बच्चे आपका पहला मोशन जो होगा वो आपके पास कौन सा होगा, दैट इज द ट्रांसलेशनल मोशन होगा यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड जो आपके पास मोशन होगा वो आपके पास होगा रोटेशनल। यहाँ पे दो मोशन होंगे बच्चे, फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल और सेकंड वन आपके पास कौन सा है, दैट इज रोटेशनल। अब ट्रांसलेशनल क्यों, अब क्वेश्चन ये है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट था वो इस पोजीशन पे था, बिल्कुल स्टार्टिंग में वो था यहाँ पे इस पोजीशन पे। अब बाद में कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसने डिस्टेंस कवर किया है, आगे पीछे मूव हुआ है, तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। क्लियर है। अच्छा अब बात बची है, दैट इज सेकंड है आपके पास रोटेशनल कैसे है। अब वो सर्कुलर सिमेट्री है, ऊपर से नीचे आएगा, चाहे वो स्फीयर है, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो डिस्क है, चाहे वो सर्कल सिंपल है, कोई बॉल वगैरह फोल करवा रहे हो आप, रोटेट करके तो वो जरूर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि वहां पे वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ अगर वहां पे स्लिपिंग मोशन वगैरह है, ठीक है, स्लिपिंग फोर्स है, तब हो सकता है कि वो रोटेट ना करे, कम करे रोटेट, लेकिन वो रोटेशन जरूर करेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये सपोज करके चलना है कि यहाँ पे आपके पास स्लिपिंग मोशन नहीं है। अगर जिस ऑब्जेक्ट का स्लिपिंग मोशन ना होगा और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर सिमेट्री का है, तो वो आपके पास दो मोशन शो करेगा बच्चे, ट्रांसलेशनल और सेकंड आपके पास कौन सा है, रोटेशनल। यहां तक इनमें से कोई बात अगर समझ ना आई हो कि सर्कुलर सिमेट्री क्या है, कौन कौन सी सर्कुलर सिमेट्री पॉसिबल है, जिसके अंदर भी सर्कुलर शेप आ रही है, वो ऑब्जेक्ट वो बॉडी आपके पास किसके अंडर आएगी, अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर सिमेट्री। अब वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी सिमेट्री सर्कुलर है, वो टू टाइप के मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशनल और सेकंड वन आपके पास कौन सा है, दैट इज रोटेशनल। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, ये जो फिगर है इस डायग्राम के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये फिगर देखो, इसको देखो एक बार। हाँ जी बच्चे, अब देखो इसके अंदर ये फिगर जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो आपने फॉल करवाना है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे। इसका जो रेडियस है वो आपके पास क्या है, इसका रेडियस आर है, और इसका जो मास है वो आपके पास क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, रेडियस आर है, मास इसका क्या है, कैपिटल एम है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियल, अब इनिशियल आपके पास वेलोसिटी इसकी क्या होगी बच्चे, इसकी वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि आपने वहां पे उसको पकड़ के रखा है, अभी तक उसको वहां पे आपने लीव नहीं किया, छोड़ा नहीं है। जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन वहां पे शो करेगा। अब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी जीरो। अब सपोज करो कि आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस, आफ्टर डिस्टेंस एस, आफ्टर डिस्टेंस एस डिस्टेंस कवर करने के बाद, चलो कैपिटल एस चूज कर लो, एस डिस्टेंस कवर करने के बाद क्या होगा, अब एस डिस्टेंस कवर करके अगर वो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ चुका है, तब बच्चे उसके पास दो टाइप की वेलोसिटी होगी। एक तो जो ट्रांसलेशनल मोशन करवा रही है, और एक वो वेलोसिटी जो रोटेशनल करवा रही है। अब जो ट्रांसलेशनल करवाएगी उसके लिए तो वेलोसिटी होती है v, ये तो आपके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, दैट इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, और जिसके कारण रोटेशन होती है वो वेलोसिटी कौन सी होती है, वो आपके पास होती है ओमेगा, और ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज द रोटेशनल वेलोसिटी। इन 3 पॉइंट्स में किसी बच्चे को कोई डाउट है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो उसको u हमने जीरो ले लिया। अब s डिस्टेंस कवर करने के बाद में ये देखो, यहां से लेकर, मैं रेड कलर में शो कर रहा हूं, यहां से लेकर वो आपका ऑब्जेक्ट जो है यहां तक आ गया। अब इस पॉइंट पे उसके पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो आपके पास कौन सी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है, और जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा है। देखो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब कि वो उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा रही है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो, रोटेशनल वेलोसिटी कह सकते हो, दिस टू आर सेम थिंग है। और जो वेलोसिटी है वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी या आप लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट कि अब तक क्या हुआ है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट था, कहाँ पे वो आ चुका है, उसकी कौन सी लीनियर वेलोसिटी उसकी v होगी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ओमेगा होगी।
क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो आपने यहाँ पे क्या चूज करना है, यहाँ पे क्या सपोज करना है यहाँ पे आपने, वो है बच्चे यहाँ पे कि जब आपका ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था जो मैंने अब एरो से रिप्रेजेंट किया है, तब उसके पास वो रेस्ट पे था और ऊपर हाइट पे था। जब किसी चीज की हाइट h है, देखो ये हाइट h पे था, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? देयर इज ओनली वन एनर्जी प्रेजेंट एट दैट टाइम, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। उस टाइम पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे उसको आप छोड़ दोगे वहां से, वो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होएगी? डिक्रीज होएगी, और आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे फॉल करेगा, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूसली क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, बाद में वो रुक भी जाएगा ऑब्जेक्ट, वो अलग बात है। जितनी देर वो उस इंक्लाइंड प्लेन के अपर है, ऊपर है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब हमने यही फाइंड करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई है और काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, बस ये चीज फाइंड करनी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये चीज क्लियर है बच्चे? वेलोसिटी v होगी, दूसरी वेलोसिटी आपके पास ओमेगा होगी। अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे देखो, अब मैं दोबारा रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। v मेरे पास कौन सी वेलोसिटी थी? ये आपके पास थी कि दैट इज अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी बच्चे, ये वाली, दैट इज द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। उसके बाद में जो ओमेगा थी वो आपके पास कौन सी थी? दैट इज एंगुलर वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो रही है इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? अब हमने यही फाइंड करना है कि वो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है, काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हुआ है। अब जब ट्रांसलेशनल मोशन होगा, जब आपके पास मोशन कौन सा होगा? ट्रांसलेशनल मोशन होगा, उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, इट मींस इस केस में जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा वो बच्चे क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो ये इसके लिए आ गया। क्लियर है? अब जब रोटेशनल मोशन होगा, जब आपके पास मोशन कौन सा है? दैट इज द रोटेशनल मोशन है। उस टाइम पे बच्चे यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? अगर रोटेशनल मोशन है, हाँ जी बच्चे देखो यहाँ पे, अगर आपके पास रोटेशनल मोशन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? अगर रोटेशनल मोशन है, इट मींस कि यहाँ पे फिर गेन जो होगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ना, गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वहां पे ऊपर आपके पास ट्रांसलेशनल थी और यहाँ पे आपके पास कौन सी आएगी? रोटेशनल आएगी। और रोटेशनल का बच्चे जो फॉर्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ये हमने आपके फर्स्ट सेम के अंदर ये डिस्कशन किया था, वहां पे रोटेशनल मोशन वगैरह आया था, जब लैग्रेंजियन वगैरह डिस्कशन किया था, वहां पे ये वाली इक्वेशन आई थी। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह ऐसी चीजें हमने की थी जिस चैप्टर के अंदर, वहां पे ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो दोबारा इसका डेरिवेशन तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, बस इसको देख लो। वैसे 12th क्लास में आपने किया होगा, इसको स्टडी वगैरह की होगी इसकी थोड़ी सी। तो ये आपके पास जो है अपर वाली लिखी है, ये तब आएगी जब वहां पे आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन है 1/2 mv²। लेकिन अब अगर रोटेशनल मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो आपके पास होता है m r²। वैसे तो हम लेते हैं, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे mk²। अब ये k जो होता है ना, इसको बोलते हैं दैट इज द रेडियस ऑफ गिरेशन। ठीक है ना, बेसिकली ये है क्या? ये आपका वही रेडियस है जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले, इससे पहले हमने आई को क्या लिखा था? I इज इक्वल टू mr²। बस ये वाला रेडियस होता है ना, इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं और उसको k से डोनेट कर देते हैं। ठीक है ना, उस वैल्यू को k से डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू फिर मेरे पास क्या आएगी? mk² आएगी बच्चे यहाँ पे। ठीक है, mk²। यहाँ पे हम रेडियस r चूज नहीं करेंगे उसका, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन के अंडर आ रहा है। ठीक है ना, तो वहां पे हम उसका जो रेडियस है, जो आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन है,
क्योंकि ना इसके अंदर एक बच्चे इसके अंदर कंडीशन होती है कि इसको हम के जो है वो आप कब लोगे। आई थिंक वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन वाला जो टॉपिक है वो हमने डिस्कशन नहीं किया था, चलो देख लेंगे एक बार, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। उसके अंदर आपके पास बच्चे क्या है, अगर आप रेडियस ऑफ जो मेरे पास ये रेडियस ऑफ गायरेशन है इसका टॉपिक अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसकी बच्चे आपके पास डेफिनेशन ये होती है कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे मान के चलो कोई आपके पास सिलेंडर है, आपने रोटेट करवा दिया, ठीक है, ऐसे ये आपने रोटेट करवा दिया, तो ये एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, कि वहां पे उसकी एक्सिस से उस रेडियस की डिस्टेंस चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही। अगर वो चेंज नहीं हो रही तो उसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोल देते हैं, के करके बोल देते हैं उसको, ठीक है ये वही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसको नोटेशन अलग दे रखी है, ठीक है, क्लियर है। जहां पे मास वगैरह कंप्लीटली सिचुएटेड होता है, सेंटर ऑफ मास वगैरह की कंडीशन होती है, वो चलो हम कल देख लेंगे, कल उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। एक बार बस इसको समझ लो कि आई की जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एम के स्क्वायर वैल्यू आएगी, जैसे एम आर स्क्वायर था, बस वहां पे आर को हमने के से रिप्लेस किया है, उसकी एक वजह है, कंडीशन है, वो हम कल देखेंगे क्या कंडीशन है, ठीक है। आई थिंक वो टॉपिक पहले हमने एक्सप्लेन नहीं कर रखा, वैसे एग्जाम में वो नहीं आता रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, कल फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। अच्छा अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, अब आई की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर क्या आ गई 1/2, ये आ गया एम और साथ में क्या आ गया के स्क्वायर और साथ में क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। अब v और ओमेगा में रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है, तो ओमेगा की वैल्यू फिर क्या आ गई v डिवाइड बाई आर, ये वैल्यू फिर दोबारा यहाँ पे पुट करो तो ये क्या आ गया 1/2 m, ये क्या है के स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ गया v स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये आपके पास रोटेशनल है, और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी थी आपके पास, ट्रांसलेशनल। अब टोटल गेन अगर फाइंड करना है तो टोटल गेन कैसे आएगा बच्चे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का सम कर दोगे तो टोटल गेन आपके पास आ जाएगा। इन केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल आपके पास क्या गेन है वो आ जाएगा, क्लियर है बच्चे। तो अब देखो इस टॉपिक के अंदर जो आपके पास नोट्स हैं वहां पे देखो, ये देखो यहाँ पे टोटल गेन क्या आएगा, टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी, और ये आपके पास रोटेशनल एनर्जी थी काइनेटिक, ये ट्रांसलेशनल वाली है, ये रोटेशनल है, दोनों का ऐड कर दोगे ये आपके पास आ गया आंसर, ठीक है बच्चे, क्लियर है। ये के जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये हम कल एक्सप्लेन कर लेंगे इसको, एक बार इसको साइड पे कर दो एक बार कि ये क्या थी वैल्यू, क्यों यहाँ पे आया है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ तक हमने रेडियस जो टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो फाइंड कर लिया। अब बच्चे वहां पे काइनेटिक एनर्जी में तो गेन हुआ है, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, और यहाँ से वो नीचे यहाँ तक आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में गेन फाइंड कर लिया, अब लॉस कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमने वो भी फाइंड करना है। अब पोटेंशियल एनर्जी का बच्चे जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, एम जी एच होता है, क्लियर है। अब मास इसका कैपिटल एम है, जी यहाँ पे आएगा, अब एच हमने फाइंड करना है। अब एच बच्चे ये नहीं है, ये वाला एच नहीं है, वो उस ऑब्जेक्ट के लिए है कि वो ऊपर से नीचे कितना आया, ठीक है ना। तो अब इसको देखो अच्छे ढंग से, ये ऑब्जेक्ट के लिए आप हाइट वगैरह कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो, अब ना ये अगर एंगल थीटा है, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था वो आपका थीटा है, तो ये मैथमेटिकल के अंदर होता है ना जो कोरस्पॉन्डिंग वगैरह एंगल होते हैं, कि ये आपका अपर वाला जो एंगल होगा, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये ऊपर वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके, और ये नीचे वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी होती है मैथ्स के अंदर एंगल वगैरह फाइंड करने की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे फाइंड करोगे तो ये मेरे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, दैट इज ये वाला जो थीटा है और ये जो दोनों थीटा है इक्वल आएंगे। यहाँ पे अगर थीटा है तो इट मीन्स यहाँ पे भी आपके पास एंगल क्या होगा, थीटा। बस हमने ये देखा कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, उसके लिए वाई एक्सिस में डिस्टेंस हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद में यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के अंदर ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखो बच्चे अच्छे ढंग से इसको देख लो, बस यही है, बाकी ये सारा टॉपिक कंप्लीट है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल क्लियर हो गया, एंगल सेम है। अब ना, अब देखो हमने वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, यहाँ से वो यहाँ तक आ गया, अब हमने ये देखना कि वो कितनी हाइट नीचे आया। वैसे तो आ तो इस डायरेक्शन में रहा है, लेकिन जो ग्रेविटी के ऊपर जो आपका ग्रेविटी का जो फैक्ट होता है वो तो वर्टिकल डिस्टेंस में होता है ना, ऊपर से नीचे होता है। तो हमें डिस्टेंस कौन सी फाइंड करनी है, ये वाली जो मैंने बच्चे अभी यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर डोनेट की है ना, ये हमने फाइंड करनी है। तो ये बच्चे कैसे फाइंड होगी, इसको देखो एक बार। अब यहाँ पे
ये जो वैल्यू है इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो, अब ये आपका टोटल वैल्यू यहाँ से लेकर ये कौन सा आपके पास वैल्यू आई है, ये आपके पास है एस, तो ये थीटा है, तो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो आपके पास होता है एस कोस थीटा, और उसके जो परपेंडिकुलर होता है ये आपके पास फिर क्या होगा, ये होगा एस साइन थीटा। तो अगर ये एस साइन थीटा है तो ये भी बच्चे फिर क्या हो जाएगा, एस साइन थीटा हो जाएगा। सेम ही दोनों की डिस्टेंस तो सेम ही होगी ना, तो इसीलिए एच की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे एम जी इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा, एस साइन थीटा। क्लियर है बच्चे, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये लॉस है, दैट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है बच्चे, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, हो जाएगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करोगे और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करोगे। अब नेक्स्ट देखो, अब जो बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट है ना, वो आपके पास क्या है, नेक्स्ट ये है कि जो यहाँ पे गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है और जो लॉस हुआ है वो दोनों सेम होंगे ना। आपने जनरली ये पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है। तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल थी, वो पोटेंशियल सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो इट मींस जितनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस हुआ है उतना ही तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, और आपका टॉपिक कंप्लीट है। यहाँ पे देखो, ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी और ये आपके पास यहाँ पे आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली एम जी, इसके साथ देखो दैट इज एम जी एस साइन थीटा। तो जो आपके पास सिंपल मोशन है, यहाँ पे हमने स्लिपिंग कंसीडर नहीं कर रखी, तो इसका मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस हुआ है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब m से m कट जाएगा, ठीक है, यहां से आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल है, रीअरेंजमेंट कर लो, यहां से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, v स्क्वायर की। ठीक है बच्चे, आ जाएगा। अच्छा, अब देखो एक फॉर्मूला होता है क्लासिकल के अंदर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी हमारे पास, तो v स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आ गई, 2as। तो ये v स्क्वायर की वैल्यू उठा के दोबारा यहाँ पे पुट कर दोगे, तो दोबारा पुट करोगे तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, v स्क्वायर की जगह आ गया 2as और इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 2gs साइन थीटा, और डिवाइड बाय ये वाली जो वैल्यू है 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कट गया, s से s कट गया, तो a की वैल्यू आ गई ना। तो a ही हमने फाइंड करना था। एक्सेलेरेशन क्या आ रही है, वो आपके पास आ रही है g साइन थीटा डिवाइड बाय आपके पास क्या है, 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, और यही आपका टॉपिक था, फाइंड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर सिमेट्री का किसी इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा, तो ये देख लो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू, ये देख लो यहाँ पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये आ रही है, सेम आ रही है ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू। हो जाएगा ये वाला। किसी को अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो फिर आगे ये थोड़ा सा टॉपिक रहता है, वो करना तो आपने खुद ही है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट बच्चे इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे ये चीज है कि अगर तो बच्चे स्लिपिंग मोशन होता तो उस केस में आपके पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो आती है वो सिर्फ आती है g साइन थीटा, सिर्फ इतनी आएगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास वैल्यू उसके नीचे भी आई है, समथिंग उसके डिवाइड में है, तो इसका मतलब इस केस में एक्सेलेरेशन क्या आएगी, कम आएगी, अगर आपके पास जो स्लिपिंग मोशन है वगैरह वो नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिया, बॉडी रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज लेस देन फॉर स्लिपिंग मोशन। जो आपके पास एक्सेलेरेशन होगी, अगर स्लीपिंग मोशन होता है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज्यादा होती, लेकिन अगर स्लीपिंग मोशन नहीं है तो रिजल्टेंट जो टोटल एक्सेलेरेशन आएगी वो लेसर आएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला जो केस है। ठीक है, अब उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स वगैरह दे रखे हैं, ये टाइम ऑफ डिसेंट वगैरह रहने देना, ये कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये है सॉलिड स्फीयर के लिए वो एग्जाम में पूछ सकता है, वो स्फेरिकल शेल के लिए पूछ सकता है। तो सिंपली करना क्या है, अगर सॉलिड स्फीयर है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, मैं एक करवा देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। आई इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन आई का अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था कि आई जो होती है वो m इंटू के स्क्वायर होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो k की वैल्यू फिर कंपेयर करोगे, m को m लिखो, बाकी जो ये सारी वैल्यू बची है 2/5 इंटू आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, फिर ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास m इंटू के स्क्वायर। इट मीन के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये जो वैल्यू है वो के स्क्वायर की है।
तो सिंपली जो हमें ऊपर फॉर्मूला किया था उसके अंदर नीचे फैक्टर कौन सा था, 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वहां पे हमें बस ये के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ये जो हमने अभी फाइंड किया के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड वहां पे पुट करो तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये वाला आंसर आ गया सॉलिड स्फीयर के लिए। वैसे स्फेरिकल शेल है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, दैट इज 2/3 एम आर स्क्वायर। तो सिंपली यहां से के स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या आएगी, कंपेयर करोगे तो 2/3 आर स्क्वायर आएगी। तो ये 2/3 आर स्क्वायर उस के स्क्वायर में पुट करो जाके और कटिंग वगैरह करके आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ये आपने खुद करना है, इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का याद होना चाहिए, पर्टिकुलर बॉडी का याद होना चाहिए कि स्फीयर का क्या होगा, सिलेंडर का क्या होगा और शेल का क्या होगा। ये 3-4 केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं और ये आपने बच्चे खुद करने हैं। क्लियर है बच्चे, हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लगभग टॉपिक कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट है। बस वो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो हम कल एक बार थोड़ा सा टॉपिक एक्सप्लेन कर लेंगे उसको, ठीक है बच्चे। थैंक यू, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं।